आप सभी सम्मानशील साथियों को, रचनाकारों को नमस्कार। मित्रों, आज हम लोग गोरखपुर में हैं, सुपरिचित लेखक अरविंद त्रिपाठी जी के आवास पर। आज के इस कार्यक्रम का एक बेहद खास उद्देश्य है। हम सभी के प्रिय रचनाकार, संपादक श्रीकांत वर्मा जी की आज पुण्यतिथि है। उनकी 37वीं पुण्यतिथि। और आज अरविंद त्रिपाठी जी से हम लोग उनके बारे में सुनेंगे, उनकी रचनाओं के बाबत वे अपनी बात रखेंगे। उनके पास श्रीकांत जी से जुड़े इतने सारे अनुभव हैं कि उसे कुछ एक देर में पूरी तरह से सुन पाना असंभव है, मगर फिर भी लगभग 1 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें उनकी ओर से आज हम जान पाएंगे जिनसे हम समृद्ध होंगे। मित्रों, अरविंद त्रिपाठी जी अपने छात्र जीवन से ही श्रीकांत वर्मा जी के साथ गहरे जुड़े रहे। श्रीकांत वर्मा पर केंद्रित उनकी पुस्तक शताब्दी मनुष्य और नियति दरअसल उनका लघु शोध प्रबंध है, जिसे बाद में स्वयं श्रीकांत वर्मा जी ने भी पढ़ा, सराहा और अंततः यह पुस्तक सभी के बीच है। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से जो श्रीकांत वर्मा जी पर विनिबंध प्रकाशित हुआ, विनिबंध से जो पुस्तिका प्रकाशित हुई, उसके भी लेखक अरविंद त्रिपाठी जी हैं। और यह यात्रा दो लेखकों के बीच की यह रचनात्मक साझेदारी यहीं तक नहीं थमती है। राजकमल प्रकाशन से 8 खंडों में जो श्रीकांत वर्मा रचनावली प्रकाशित हुई है, उसके भी संपादक आदरणीय अरविंद त्रिपाठी जी हैं। और अभी हाल ही में एक और महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीकांत वर्मा रचना संचयन नाम से जो आई है, इसमें भी चयन और संपादन का काम अरविंद जी की ओर से ही है। तो इससे हम यह बात सहज ही समझ सकते हैं कि किस तरह से, कितने स्तरों पर अरविंद त्रिपाठी जी उनके साथ जुड़े रहे हैं, उन पर निरंतर विचार विमर्श करते रहे हैं। तो आइए आज हम उन्हें सुनेंगे, और उनको सुनने से पूर्व श्रीकांत वर्मा जी की एक छोटी सी कविता सुनते हैं और उससे अपने आज के वक्ता को आमंत्रित करते हैं। श्रीकांत वर्मा जी की यह कविता उनके संकलन दिनारंभ में संकलित है, जिसका शीर्षक है मां की आंखें। श्रीकांत वर्मा लिखते हैं, मेरी मां की डब डब आंखें मुझे देखती हैं यूं, जलती फसलें, कटती शाखें, मेरी मां की किसान आंखें। मेरी मां की खोई आंखें मुझे देखती हैं यूं, शाम गिरे नगरों को, शाम गिरे नगरों को फैलाकर पांखें, मेरी मां की उदास आंखें। श्रीकांत वर्मा के रचाव में कितने तरह के रंग हैं, उनकी कहानियों में, कविताओं में, उनके विचारों में हम सभी परिचित हैं। तो आइए आज अरविंद त्रिपाठी जी को सुनते हैं। बेहद खास अवसर, एक बेहद महत्वपूर्ण कवि, संपादक और गद्य विधाओं में भरपूर लेखन करने वाले शख्सियत श्रीकांत वर्मा जी को समझते हैं, जानते हैं। अरविंद त्रिपाठी जी, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद अर्पण जी। सबसे पहले तो मैं जनसुलभ पुस्तकालय और आपका शुक्रगुजार हूँ कि श्रीकांत जी की उनकी पुण्यतिथि पर आज हम लोग
स्मरण कर रहे हैं और बहुत सारे मित्र जो श्रीकांत जी के मित्र रहे हैं, परवर्ती पीढ़ी के भी, पूर्ववर्ती पीढ़ी के, वो आपके माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आज मैं श्रीकांत जी की मरहूम जो शख्सियत है उसको नमन करता हूँ और उनको याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो निराला ने लिखा है ना कि स्मरण में है आज जीवन। हम एक रचनाकार को बार बार क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उससे बराबर कुछ न कुछ पाते हैं, इसलिए बार बार उसे याद करते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो श्रीकांत जी के बारे में तो जब आपसे चर्चा हुई तो मैंने ये सोचा कि श्रीकांत जी के जीवन और लेखन थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। आप जानते हैं कि श्रीकांत जी आधुनिक हिंदी साहित्य के जो 2-3 महत्वपूर्ण लेखक हैं, जो श्रीकांत जी की परंपरा में ही मैं मानता हूँ जो सर्वाधिक विवादास्पद रहे। उसमें पहला नाम तो मैं अज्ञे का लूँगा, जो अपने जीवन काल में अत्यधिक विवादास्पद रहे। और दूसरे लेखक श्रीकांत वर्मा हैं, जो आज़ादी के ठीक बाद साहित्य में नई कविता के दौर के बाद की उपज हैं, वो भी अपने जीवन में विवादास्पद बने रहे और आजीवन विवादास्पद बने रहे। और तीसरे जो लेखक तो दो तो नहीं हैं, वात्स्यायन जी भी नहीं है और श्रीकांत जी भी नहीं है, और तीसरे लेखक अशोक वाजपेयी जी हम लोगों के बीच हैं। और ये भी अजब संयोग है कि अशोक जी श्रीकांत जी के घनिष्ठ मित्रों में आज उनके साक्ष्य के रूप में उपस्थित हैं। मैं तो एक विद्यार्थी के तौर पर श्रीकांत जी से उनके साहित्य को पढ़ते हुए जुड़ा था और वो गोरखपुर ही वो जगह है। एमए करते हुए मैंने उनकी कविताओं पर, उनके संपूर्ण साहित्य पर काम शुरू किया और इस तरह श्रीकांत जी से मेरा तादाद स्थापित हुआ। फिर उसके बाद में मैं श्रीकांत जी से मिला भी। आप जानते हैं कि उस दौर में इमरजेंसी के बाद का दौर था और साहित्य की दुनिया में श्रीकांत जी को लगभग आउटसाइडर की तरह व्यवहृत किया जा रहा था साहित्य में और उनका बहुत ज़्यादा विरोध था। तो मेरे सामने भी यह चुनौती थी कि भाई विरोध व्यक्तिगत स्तर पर जो किया जा रहा है, जबकि साहित्य में व्यक्तिगत स्तर पर कोई विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि साहित्य में विचारों का असहमति हो सकती है, विरोध हो सकता है। तो श्रीकांत जी का विरोध उस समय चारों तरफ चौतरफा था और उन्होंने खुद लिखा है कि एक आउटसाइडर की तरह मुझे बाहर फेंक दिया गया, लेकिन मैं लिखता रहा। और आप जानते हैं कि उसके बाद उनकी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है मगध, वो प्रकाशित हुई और मगध ने खुद ही श्रीकांत जी का एक तरह से जो भटका में तो उनकी कविता का डिपार्चर पॉइंट है, माया दर्पण और जलसाघर उठान है, लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी उठान है और जिसने हिंदी कविता के पूरे संसार को बदल दिया, मगध, वो श्रीकांत जी की सर्वोत्तम उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि एक कवि के रूप में राजनीतिज्ञों ने तो श्रीकांत जी को भुला दिया। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के वो महासचिव रहे और पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, लेकिन स्थिति ये है कि शायद ही नई पीढ़ी का कोई राजनीतिज्ञ
श्रीकांत जी को याद करता हूँ, लेकिन साहित्य की दुनिया, जिसको मैंने शुरू में ही कहा कि साहित्य ही वह ऐसी दुनिया है कि उनको याद करने के लिए नई से नई पीढ़ियां जो हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो एक कवि को, रचनाकार को हमेशा अपने जहन में रखती है। श्रीकांत जी की कविता इसीलिए हमें बार बार जो है पास बुलाती है। आप जानते हैं श्रीकांत जी बहुत कम आयु में 54 साल की उम्र में दिवंगत हुए थे और अचानक उन्हें दिल्ली में, मैं उस समय था ही, तो पता लगा कि गले का कैंसर है और वो प्रारंभिक स्टेज में है। यद्यपि उनके कई मित्रों ने कहा कि आप यहीं इलाज कराइए, लेकिन चूंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा, वर्मा जी आप अमेरिका जाइए और वहाँ सारी व्यवस्था हो गई है और वहाँ आप अपनी चिकित्सा कराइए। तो वहाँ अमेरिका में वो स्लोन केटरिंग मेमोरियल हॉस्पिटल में उनका इलाज 3 महीने चलता रहा और ऑपरेशन तो सफल हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्फेक्शन हुआ और 25 मई 1986 को श्रीकांत जी हम लोगों से दूर हो गए। यद्यपि मुझे ये भी याद है कि रात को मैं 2:30 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब छोड़ने गया था तो ये श्रीकांत जी के आखिरी शब्द हैं और मैंने कहा कि वर्मा जी आप कब लौटेंगे? तो उनका वाक्य था कि देखिए मैं लौट पाता हूँ कि नहीं। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, कल के बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ एक आपसे, चूँकि बात अब काफ़ी समय गुजर गया है इसलिए कह देने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप गोरखपुर के हैं और दिल्ली में हैं, आपके भी आगे पीछे कोई है नहीं, लेकिन मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ कि आप वीणा को और मेरा जो बेटा है अभिषेक, इसको छोड़िएगा नहीं। ये उनके आखिरी शब्द थे और मैंने कहा कि आप उसकी चिंता न करिए और मैं आप सकुशल लौटेंगे और मैं तब तक मैं तो देखभाल करूँगा ही। तो इस तरह जो है ये श्रीकांत जी के आखिरी शब्द थे और आपको पता ही होगा कि श्रीकांत जी की जो कार्डिक मृत्यु हुई, जिसको केदारनाथ सिंह ने बड़े मार्मिक उद्गार के साथ लिखा था कि जिस प्लेन से केदारनाथ सिंह अमेरिका से स्वदेश लौट रहे थे, उसी में श्रीकांत जी का शव भी आ रहा था और दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों मित्र एक साथ उतरे थे, श्रीकांत जी का शव और केदार जी। तो क्या केदार जी जान रहे थे पहले से कि उनका शव है या बाद में जाने? नहीं नहीं, उन्हें पता हुआ, उन दिनों गए हुए थे किसी कार्यक्रम में और उन्हें पता लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रीकांत जी एक इंटरनेशनल व्यक्तित्व थे, साहित्य की दुनिया में भी और सारी दुनिया में उनके जो लोग हैं, लोग बाग, और पॉलिटिक्स में भी वो बहुत सक्रिय थे और चूंकि एक वीआईपी रेफरेंस के साथ वो स्वयं राज्यसभा के उस समय मेंबर थे, पार्टी के स्पोक्समैन थे, तो वहाँ अमेरिका में भी उनको उसी तरह का जो है सारी चीज़ें, लेकिन मौत को तो आप जानते ही हैं कोई हरा नहीं सकता। उनकी एक कविता की पंक्ति है, मौत ने मुझको मौत के हवाले कर दिया। तो ये जो मृत्यु है एक बिल्ली की तरह है जो खपरेल और आप एक चूहे की तरह हैं, वो पकड़ती है, कई बार वह छोड़ देती है, उसके मुंह से आप गिर जाते हैं और चूहा भाग जाता है, और कई बार जब उसकी पकड़ मजबूत होती है तो आप छूट नहीं पाते हैं और उसके ग्रास बन जाते हैं। तो इस तरह देखिए कि श्रीकांत जी का जो असमय अवसान है वो हिंदी कविता की एक बहुत बड़ी
मतलब महत्तम क्षति में मानता हूँ, क्योंकि मगध को जिस तरह जहाँ वो ले गए, वो ऐसे कवि हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि श्रीकांत वर्मा एक ऐसे कवि हैं जिनका कोई स्कूल नहीं है। हिंदी में 3 ऐसे कवि हैं जिनके स्कूल नहीं है और सभी मेजर कवि हैं। निराला, छायावाद में निराला है। छायावाद में निराला एक ऐसे कवि हैं जिनका कोई स्कूल नहीं है। पंत का तो स्कूल बना, महादेवी की तर्ज पर भी बहुत सारे गीतकार पैदा हुए, लेकिन निराला की परंपरा में निराला का कोई स्कूल नहीं बना। उसी तरह नई कविता के दौर में आप देखें कि मुक्तिबोध का भी कोई स्कूल नहीं बना, क्योंकि मुक्तिबोध जैसी कविता लिखना बहुत ही कठिन था। जैसे छायावाद के दौर में निराला की तरह कविता लिखना बहुत कठिन था। उसके बाद जो 60 के बाद की जो कविता है, उसमें नई कविता के इतने सारे कवि रहे हैं, स्वयं अज्ञे रहे हैं, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण और धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही, सरस्वती दयाल सक्सेना, ये सभी नई कविता के दौर के कवि हैं। श्रीकांत जी भी नई कविता के दौर के कवि हैं, लेकिन आप देखिए कि श्रीकांत जी का भी कोई स्कूल नहीं बना। स्कूल में इसलिए, स्कूल किसका बना? आप देखिए, रघुवीर सहाय का स्कूल बना, केदारनाथ सिंह का स्कूल बना, क्योंकि इन कवियों की स्कूल उन्हीं कवियों के बनते हैं जिनका अनुकरण आसान है, लेकिन आप पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन मुक्तिबोध जैसी कविता तो लिखना असंभव है। उसी तरह श्रीकांत जी जिस तरह की मगध की कविताएं लिखी है उन्होंने, आप जैसे ही लिखेंगे तुरंत पकड़ जाएंगे। ये क्योंकि उनका ये रेयर प्रदेय है हिंदी कविता। तो ये जो स्कूल की बात मैंने जो कही है कि स्कूल हमेशा ऐसे कवियों के बनते हैं जिनकी नकल संभव है, जिसका अनुकरण संभव है। इसीलिए आप देखिए कि रघुवीर सहाय स्कूल और उसके बाद केदारनाथ सिंह का स्कूल हिंदी कविता में 30-40 साल तो मैं लगातार देख रहा हूँ, आज भी कमोवेश है। तो लेकिन श्रीकांत का स्कूल नहीं है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आप देखिए कि नई कविता के दौर में जो 21 कवि हैं तार सप्तक के, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, मैं चौथा सप्तक की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन 3 सप्तकों में 21 कवि हैं वात्स्यायन जी को लेकर के, लेकिन उसमें श्रीकांत जी नहीं है। तीसरे सप्तक में उनके लगभग सभी समकालीन हैं, लेकिन श्रीकांत जी नहीं है। क्योंकि श्रीकांत जी की एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि वो शुरू से ही बड़े ही विद्रोही तबीयत के लेखक रहे हैं, और उनके उनके जो साहित्यिक गुरु हैं वह हैं मुक्तिबोध। छत्तीसगढ़ का यह आदमी बिलासपुर की वीरान धरती में पैदा हुआ, और माली हालत परिवार की ये हो गई कि खाने पीने की समस्या आ गई, और जूनियर हाई स्कूल में इन्होंने स्कूल मास्टरी शुरू की, और पोस्ट एड हॉक थी। अब उसमें जो है कुछ साल, 1.5 साल बाद वो नौकरी भी छूट गई। मुक्तिबोध से पहली भेंट श्रीकांत जी की नागपुर में हुई थी, और नरेश मेहता उस समय जो है नागपुर रेडियो स्टेशन में प्रोड्यूसर थे। तो पहली जो मुलाकात है उसका ब्यौरा श्रीकांत जी ने दिया है, बड़ा भाई रोचक है और मार्मिक है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कविताओं की तैयारी ऐसे की जैसे कोई मुवक्किल मुकदमे की तैयारी करता है और सब कागजात जुटाता है। तो कहा कि जब मैं मुक्तिबोध से मिलने गया
तो मैंने देखा कि एक छोटी सी चाय की दुकान पर, बहुत साधारण सी दुकान पर, एक चपटे चेहरे वाला आदमी बैठा हुआ था। तो मैंने दूर से ही मुक्तिबोध जी को पहचान लिया और मैं मुक्तिबोध जी के साथ दिन भर रहा। उन्होंने घर परिवार की बातें की और मेरे लिखने पढ़ने की, लेकिन मेरे साहित्य की उन्होंने कोई भी बात नहीं की, मेरी कविताओं की भी कोई बात नहीं की। और उन्होंने कहा तो मैं थोड़ा निराश भी हुआ कि मतलब मेरी कविता की तो इन्होंने चर्चा ही नहीं की। बाद में मुक्तिबोध जी ने हमें खत लिखा कि आप अपनी कविताएं जो है हमें भेजें या फिर आएँ तो दूसरी मुलाकात में आपसे हम कविताएं आपकी सुनेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि श्रीकांत जी 1956 में दिल्ली आते हैं। श्रीकांत के पूरे जीवन और साहित्य को देखने के लिए ये जो छत्तीसगढ़ है, श्रीकांत का छत्तीसगढ़ और श्रीकांत वर्मा की दिल्ली, ये दो ऐसे ध्रुवांत हैं। एक कौशल है, एक कौशल है जो बिलासपुर है, और एक मगध है जो दिल्ली है। इन दो के बीच में उनकी एक कविता ही है कि कौशल में पहचाने नहीं जाओगे और मगध में जाने नहीं जाओगे। वाह, ये जो कंट्रास्ट है, मगध में, मतलब आप सोचिए कि एक बार निर्मल वर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही, कहीं न कहीं इसमें प्रवासी व्यक्ति की व्यथा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्होंने कहा कि श्रीकांत जी मूलतः एक कस्बाई और छत्तीसगढ़िया आदमी थे। श्रीकांत जी खुद ही जब बहुत प्रसन्न होते थे, उत्फुल्ल होते थे, तो कहते थे भाई मैं तो छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ, छत्तीसगढ़िया हूँ, दिल्ली में आ गया हूँ। लेकिन एक जो निर्मल वर्मा की बात है वो मुझे बड़ी सटीक लगती है कि श्रीकांत जी बराबर अपने छत्तीसगढ़ को दिल्ली में आ करके भूलने की कोशिश करते रहे। और महानगर उनकी कविता में आता है, माया दर्पण और दिनारंभ, जो दो उनके महत्वपूर्ण संग्रह हैं उस दौर के। आप उसमें देखिए कि वो किस तरह से जो है महानगर को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन वो जो छत्तीसगढ़ है, भटका मेघ, भटक गया है वह आषाढ़ का बादल, जो भटका मेघ है वह श्रीकांत जी के व्यक्तित्व का एक रूपक भी है। इसीलिए मैंने ये, आप देखेंगे कि श्रीकांत वर्मा संचयन की जो भूमिका मैंने लिखी है उसका शीर्षक ही एक भटके हुए मेघ की कथा। तो श्रीकांत जी में एक जो भटकाव है, मतलब अपने एक साधारण से जमीन से, सतह से उठता हुआ आदमी, वो है ना मुक्तिबोध की एक मुक्तिबोध का एक लेख ही है जिसका शीर्षक है सतह से उठता हुआ आदमी। तो सतह से उठते हुए आदमी की कथा है। मिनी माता का आश्रय उनको मिला दिल्ली में, और बाद में वो जाहिर है कि उनके अंदर महत्वाकांक्षा भी राजनीति की रही होगी, लेकिन वो उसकी वजह श्रीमती गांधी थी, क्योंकि श्रीमती गांधी ने उनको आश्रय दिया था और राजनीति में आने के लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया था। 1971 में श्रीकांत जी का नाम लोकसभा के लिए प्रस्तावित किया गया था, उनको टिकट देने की बात हुई थी, लेकिन उन दिनों वह आयोवा में थे, राइटर्स प्रोग्राम में, तो इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सके। बाद में जब लौटे हैं तो राज्यसभा का उनको मेंबर बनाया गया, और उसके बाद वो 80 के दशक में तो आप जानते ही हैं कि वो सत्ता के शीर्ष व्यक्तित्वों में गिने जा रहे थे। मैं जिन दिनों दिल्ली गया था तो मैं श्रीकांत जी का जो 24 अकबर रोड में एक छोटे कद का कुतुब आदमी बैठा हुआ, किस तरह
पत्रकारों बौद्धिकों के बीच में घिरा हुआ, और रोज शाम को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, तो उनसे सवाल जवाब भी होते थे, और उसका वो बड़ा सहज रूप से, और चूंकि देखिए वो जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े पत्रकार थे। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, एक पत्रकार के रूप में और एक कवि के रूप में और एक राजनीतिज्ञ के रूप में, मतलब उनके व्यक्तित्व के तीन जो समकोण हैं, मतलब एक ओर तो वह कवि हैं, दूसरी ओर पत्रकार हैं, और तीसरी ओर राजनीतिज्ञ हैं, और तीनों में ही सफल रहे हैं। आप देखिए उन्होंने जो पत्रकारिता की है 4 खंडों में, तो उनकी पत्रकारिता है जो दिनमान में और अन्य जगहों पर लिखी गई चीजें हैं। तो आप जरा उन लेखों को आज पढ़िए आप, तो आपको लगेगा कि वो अपने समय को किस तरह से जो है आगे के समय को पकड़ रहे थे। आप जानते हैं पत्रकारिता में उनको दिनमान में पहुंचाने का श्रेय जो है वो लोहिया जी को है। लोहिया जी ने ही वात्स्यायन जी से उनके बारे में चर्चा की कि भाई इनको जगह दीजिए, और विशेष संवाददाता के पद तक पहुंचे वो। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो दबाव बना, और कांत देसाई के कहने पर, मोरारजी देसाई की सरकार थी और उन्हें दबाव पड़ा कि आप इस्तीफा दीजिए, तो श्रीकांत जी ने इस्तीफा दे दिया, और उस समय राज्यसभा के वो मेंबर थे। तो कहने का मतलब कि एक बड़ा ही मतलब एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व श्रीकांत जी का रहा है, और इस तरह का जो व्यक्तित्व जो है आपको हिंदी में कुछ ही लोगों का आप देख पाएंगे। जो मैंने 3 नाम लिए, जोखिम लेना और जोखिम उठाना। एक अच्छी बात उस दौर में श्रीकांत जी को याद करते हुए अशोक जी ने कही थी, जिसको मैं दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी जो सारी कविताएं हैं उसका मुख्य स्वर कई बार मुझे लगता है कि वो खुद के खिलाफ चलाया गया मुकदमा लगती है। एक ऐसा कवि जो अपने खिलाफ खुद जिरह कर रहा है और आरोप लगा रहा है और खुद के खिलाफ फैसला ले रहा है। जैसे उनकी एक कविता की पंक्ति है, जब सब जय जयकार कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे, मैं भी वही कर रहा था जो सब कर रहे थे। ये आत्माभियोग और स्वयं को एक तरह से कन्फेशन, मगध को कई आलोचकों ने कहा कि एक कन्फेशनल पोएट्री है, कन्फेस किया है। तो कन्फेस साधारण चीज नहीं है। आप अपनी भूल गलती को स्वीकार करते हैं। हिंदी कविता में कितने कवि हैं जो अपनी भूल गलती को अपनी कविताओं में लाते हैं। निराला को आप देख लीजिए, निराला में कन्फेशन है और वो चीज मुक्तिबोध में है, और वो चीज सबसे ज्यादा श्रीकांत जी में है। मतलब मगध की बहुत सारी कविताएं जो है आत्म स्वीकार है, आत्म धिक्कार का भाव है। और अगर आप उनकी डायरी को पढ़ेंगे तो डायरी में एक जगह तो श्रीकांत जी ने जब लिखा तो मैं कुछ चकित हो गया कि ये गलत तो नहीं लिखा गया है। इसमें लिखा है कि मैं मनुष्य के रूप में छिपा हुआ पिशाच हूं। उन्होंने अपनी डायरी में ये बात लिखी है। उन्होंने तुलसीदास को उद्धृत किया है कि मौसम कौन खुटिल खल कामी। ये जो कन्फेशन है, सेल्फ रिग्रेट करना, ये कवि का जो सच्चा कवि है वह अपनी भूल गलती को स्वीकार करता है। हो सकता है क्योंकि श्रीकांत जी की राजनीति से हम में से बहुत सारे लोगों की असहमति रही है, और नामवर जी ने उनकी मृत्यु के बाद बड़ी अच्छी बात कही थी। मैं उस शोक सभा में शामिल था। उन्होंने कहा था कि सत्ता का विरोध जो है वो सड़क पर
करना तो आसान है, लेकिन सत्ता में खुद रह करके और सत्ता का विरोध करना बहुत ही कठिन है। तो श्रीकांत जी जो राजनीति का जो जलसा घर है, उसमें वह खुद जो दुर्नीतियां हैं व्यवस्था के भीतरी संसार की, उस पर वह किस तरह से एक निर्भीक ढंग से बात करते हैं। दुर्नीति पर चलें और नीति पर बहस बनाए रखें। हमारे समय का जो ये आज हमारे देश की राजनीति का भी ये सच है और हमारे समाज का भी, कि दुर्नीति पर चलें और नीति पर बहस बनाए रखें। विचारधाराएं तो हैं, लेकिन जीवन में वो विचारधारा किसी काम की नहीं है। तो ये जो स्वीकारोक्ति का जो भाव है, ये श्रीकांत जी का मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदी कविता में एक नया डिपार्चर है। हमारे समय के कवियों को जब मैं देखता हूँ, बहुत सारे बाद के कवियों को भी मैं देखता हूँ, तो ये कन्फेशन का भाव बहुत कम दिखाई देता है। अपनी भूल गलती, आप जिस विचारधारा के साथ चले और उसकी कमियों पर आप कभी जो है शक नहीं करते हैं। कवि का काम यह भी है ना, शक करना, खुद पर शक करना और समाज पर। समाज में सब कुछ अच्छा है, अगर आप मान लेंगे तो आप जो है कवि नहीं हो सकते, क्योंकि सच्चा कवि वह है जो जिसके लिए कहा गया कि वह समाज के भीतर का एक जासूस है। आत्मा का इंजीनियर है और लेकिन जासूस भी है। तो श्रीकांत जी का जो जीवन है और जो उनकी कविता है, उसमें एक जासूस भी है और आत्मा का इंजीनियर भी बैठा हुआ है, जो कहता है जब भी मणिकर्णिका जाओगे, कोने में एक वृद्ध को दुबका हुआ पाओगे। वह तुम्हें देख चिल्लाएगा, लिपट जाएगा, मेरा रोहितास, रोहितास रोहितास कहकर लिपट जाएगा। तब उस वृद्ध को तुम कैसे समझा पाओगे कि यह रोहितास नहीं है, तुम उसके रोहितास नहीं है, तुम्हारा रोहितास मारा जा चुका है। ये जो अब एक मगध में ही ये कविता है, दीवार पर नाम, कि कैसे जो है खड़िया से लिख करके काल जो है आपका नाम लिखता है और काल आकर के मिटा देता है। वो बड़ी दुर्लभ कविता है। दीवार पर खड़िया से लिखा हुआ नाम, हम आप काल के सामने निहत्थे हैं। तो मतलब आप देखिए कि श्रीकांत अपने कवि कर्म के, मतलब आप अगर 60s के दौर को देखें तो अपने समय का सबसे नाराज कवि। मैंने शुरू में लिखा ही है कि वह हिंदी के पहले नाराज कवि थे नई कविता के दौर में, जिन्होंने लिखा था उस दौर में कि बरस रहा है मेघ मगर उल्लू के पट्टे, स्त्रियां रिझाऊं कविताएं लिख रहे हैं। ये उस दौर में 60s में नई कविता के भीतर जो रोमांटिकता से चुपचाप समझौता करके कविताएं लिख रहे थे, उस पर वह कमेंट है, बरस रहा है मेघ। ये मेघ क्या है? हमारे समय में जो 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 तनाव है, बेचैनी है, दुश्वारियां हैं जीवन की, वो मेघ के रूप में बरस रहा है और आप स्त्रियां रिझाऊं कविताएं लिख रहे हैं। खबरदार मुझे कवि मत कहना, मैं गालियां बकता हूं और फिर उसे बुदबुदाता हूं। श्रीकांत जी ने एक जगह अपनी डायरी में लिखा है कि अगर मैं कवि न होता तो मैं एक विदूषक होता, क्योंकि मैं अपनी कविताओं में अपने जीवन की जो मेरे भीतर जो भी बेचैनी है, उसको मैं कटुतियों में ना कर कविता में कह रहा था। तो ये मुझे 2-3 बातें मुझे लगता है हमारे समय में हम लोगों को ये श्रीकांत जी की कविता से सीखने की जरूरत है कि
हम अपनी कविता में, अपने जीवन में ईमान, मतलब हर दर्जे की ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आपने भूल गलती किया है तो उसको भी स्वीकार कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। रचना ही वह जगह है। एक जगह श्रीकांत जी ने लिखा है कि रचना एक उस दर्पण की तरह है जहां कोई भी झूठ टिक नहीं सकता। आप जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप आईने से झूठ नहीं बोल सकते, जो है वह तो रचना एक तरह से रचनाकार का आईना हुआ करती है। वहां आप कोई जो झूठ लिखते हैं वो झूठ चल नहीं पाता है। इसलिए आप देखिए 70s और 80s के दौर में जो क्रांतिकारी कविताएं हिंदी में लिखी गई हैं, हर रचना में क्रांति, हर रचना में क्रांति। वो कविताएं कहाँ हैं? आप बताइए, वो कविताएं आज कहाँ हैं? इसलिए कि आपने झूठ लिखा। क्रांति इतनी आसान नहीं है। तो ये जो है श्रीकांत जी की मेरी निगाह में कि एक ईमानदारी, वो मार्क्सवाद से के विरोधी नहीं थे, असहमत थे। हम आपसे असहमत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके विरोधी हैं। उन्होंने लिखा है कि 70s के दौर में कुछ मार्क्सवादियों ने भूखे भेड़ियों के बीच में मुझे निहत्था फेंक दिया और मैं अकेले लड़ता रहा, लहलुहान होता रहा। तो ये जो है वो असहमत थे, वह मार्क्सवाद के विरोधी नहीं थे निर्मल वर्मा की तरह। निर्मल वर्मा तो बाद में आप देखिए, मगध की कविताएं आप देखिए ना, मगध की जो कविताएं हैं वो सत्ता की निस्सारता और सत्ता से असहमत होने का जो एक कवि का रास्ता होता है। आप उनकी कविताओं से गुजरिए ना। हस्तिनापुर का रिवाज, क्या कविता है। कौशल टिक नहीं सकता, कौशल अधिक दिन तक टिक नहीं सकता, कौशल में विचारों की कमी है। ये सीधा अपने समय की जो सत्ता थी उस पर कमेंट है। कोई छींकता नहीं इस भय से कि मगध की शांति में खलल न पड़ जाए। तो उन्होंने जो है अपने, मतलब आप सोचिए कि वो कितने, मतलब वो भीतर से वह अपने को कितनी बेचैनी रही होगी। जो आदमी पार्टी का प्रवक्ता है और कविताएं लिख रहा है इस तरह की। श्रीकांत की ये ईमानदारी है। आप उनकी राजनीति से असहमत हो सकते हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनकी कविता से असहमत होना किसी भी विचारधारा के व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है। चाहे वो अस्तित्ववादी हो, चाहे गांधीवादी हो, चाहे मार्क्सवादी हो, कोई भी, चाहे समाजवादी हो, आप उससे असहमत नहीं हो सकते। मैंने तो जो उनका मूल्यांकन किया है और उनकी कविताओं पर जो, और उनके बहुत सारे, आपको पता है 8 निबंध उन्होंने स्वयं सिर्फ लोहिया जी पर लिखे हैं। और श्रीकांत जी की कविता की जो पूरी संरचना है और उनका जो लहजा है वो असहमत आदमी का लहजा है। और वह लहजा भारतीय राजनीति में लोहिया का था। लोहिया का बड़ा जबरदस्त प्रभाव श्रीकांत जी की विचारधारा पर भी है और उनकी कविता की भाषा पर भी है। आप देखिए कि लोहिया एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिनकी भाषा बहुत ज्यादा है, मतलब वो अपने आप में रेयर हैं, जिन्होंने मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्जनों कवियों को, लेखकों को उनसे भाषा सीखी। छोटे छोटे वाक्य, चुस्त और दो टूक। ये जो श्रीकांत की कविता में दो टूकपन है और मतलब एक
क्या कहते हैं, गोली की तरह शब्द फूटते हैं। ये जो लहजा है उन्होंने वो समाजवादियों के सिरमौर लोहिया से ही पाया था। तो उन पर सबसे ज्यादा असर उनकी कविता पर और उनके बोलचाल पर। जब वो बोलते थे, मैं बड़े छोटे छोटे वाक्य, बड़े चुस्त। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। उनकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं बैठा हुआ था, तो उसमें चंद्रशेखर जी, आपको पता है, पद यात्रा कर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि चंद्रशेखर जी जो है वो पद यात्रा कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? तो श्रीकांत जी का तुरंत जवाब था कि जो लोग राजनीति में चुक जाते हैं वो पद यात्राओं के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे जीवन के सांध्य काल में आप धार्मिक स्थलों पर ज्यादा टहलते हैं। तो ये जो तीखा व्यंग था, आप देखिए कि उनकी कविता में जो व्यंग है और करुणा है, व्यंग और करुणा का इतना अच्छा इस्तेमाल, मैं अपनी मार खाई हुई पीठ सेक सकता हूं। धूप में सूप में घर की बहू और बेटियां अपनी उम्र के दाने गिन रही हैं। ये जो मतलब करुणा, व्यंग और करुणा, इन दोनों के रसायन से उनकी कविता में आप शुरू से आप देखेंगे कि भटका मेघ के बाद आप आइए माया दर्पण में, दिनारंभ में, और इसमें जलसाघर में और मगध में, इन सभी में दुख की एक दुख जो है, जो उनकी कविता में भरा हुआ है, उसमें व्यंग और करुणा का बड़ा सधा हुआ इस्तेमाल। ऐसे शब्द, एक बार मैंने कहा था कि श्रीकांत जी जो है शब्दों की कवि, हिंदी में शब्दों के कवि कुछ एक हुए। उनके समकालीनों में रघुवीर सहाय वाक्यों के कवि। आप देखिए कि इस समय वाक्यों की कविता कितनी ज्यादा लिखी जा रही है। कुछ कवि हैं जो, जैसे धूमिल शब्दों का कवि, केदारनाथ सिंह शब्दों के कवि, श्रीकांत शब्दों के कवि, रघुवीर सहाय वाक्यों के कवि। वाक्य से शब्द उनकी कविता में चमकते हैं। आप अगर उनके मतलब जैसे लगता है कि कागज पर जो है शब्द जो है चावल के दाने की तरह बिखरे हुए हैं, इस तरह आप उन शब्दों को टटोल सकते हैं। दिनचर्या जो उनकी कविता है, उसमें आप शब्दों को देखिए। एक और चीज है कि श्रीकांत जी तुकों के बेजोड़ कवि। तुक का इस्तेमाल, तुक हमारे यहाँ हिंदी कविता में बड़ा खराब माना जा रहा है। अब तो कोई तुक का कवि, लेकिन वो तुकों का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। चले जाओ चकले पर, जहन्नुम में, हाट पर, लाट पर, घाट पर, ये जो तुक विन्यास है, शब्दों से ड्रिबलिंग करने का काम। छायावाद के दौर में जिस तरह से आप देखिए पंत, एक बार मेरी श्रीकांत जी से पंत को लेकर बहस हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, निराला तो बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन देखिए पंत का मैंने कृति का एक विशेषांक उन्होंने निकाला और पंत पर था। तो उन्होंने कहा कि शब्दों से खेलने वाला ये हिंदी का आधुनिक कविता के दौर में निराला से भी बड़ा कवि है। शब्द से खेलता है, और रिलबिल, खिलखिल, मतलब इतने सारे शब्द हैं। नए नए शब्दों की तलाश, कवि का काम यह भी है ना, नए शब्दों की तलाश। और वही काम आधुनिक कविता के दौर में, नई कविता के दौर में आप देखिए परवर्ती कविता के रूप में जो श्रीकांत जी शब्दों से किस तरह खेलते हैं। अजीब एक मतलब वो जिद की तरह खेलते हैं, गेंद की तरह खेलते हैं। और कई बार उनके जो शब्द हैं
वो हुक शॉट की तरह कविता में गिरते हैं। आप उनकी यहाँ अवसर नहीं है, लेकिन बहुत सारी कविताओं को आप देखेंगे उस तरह से शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि इधर कविता में नहीं हो रहा है। तो ये कुछ श्रीकांत जी की जरूरी चीजें हैं जो कविता की दुनिया में काम करने वालों के लिए जो है वो महत्वपूर्ण हो सकती है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता, जैसा कि मैंने कहा कि वो जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े पत्रकार थे। पत्रकार का काम और किस तरह से पत्रकारिता ने उनकी कविता और साहित्य में और लिखने की दुनिया में किस तरह से सेंसर का काम किया। देखिए, दो तरह के लेखक हैं। एक तो वे लेखक हैं जो पत्रकारिता से अलग होकर के और प्राध्यापकी वगैरह की दुनिया से आए, तो उनको लिखने का उतना शऊर नहीं होता है। वो एक चीज को फैलाते हैं। जैसे एक अध्यापक जो है कक्षा में 45 मिनट उसको बोलना ही बोलना है, जो बात 5 मिनट में कहनी है वो 45 मिनट में कहता है। श्रीकांत जी की आप देखिए उनका जो कसा हुआ गद्य। अब जैसे मैंने उनका एक वाक्य पढ़ा और वो श्रीमती गांधी की डेथ के बाद वो संपादकीय है, जानवर और जानवर। आप उसे देखिए, पहला वाक्य शुरू होता है, न नदियां खून बहाने के लिए हैं और न ट्रेनें लास्ट होने के लिए, पर दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों में जो घटित हुआ है उससे लगता है कि नदियां खून बहाने के लिए और ट्रेनें लास्ट होने के लिए। ऐसा वाक्य, ये पत्रकार उनके भीतर जो ये पत्रकार छोटे छोटे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की जो कला है, क्योंकि पत्रकारिता में दबाव बहुत होता है, इतने ही में आपको बात कहनी है। आप देखिए कि ये काम जो है वात्स्यायन जी में भी है, वो भी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, रघुवीर साहब में भी है, सर्वेश्वर में भी है, श्रीकांत जी में भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पत्रकारिता में नहीं है वो बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे लेखक नहीं हुए। मनोहर श्याम जोशी, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ये सब पत्रकारिता की दुनिया से, साहित्यिक पत्रकारिता से गए। भैरव प्रसाद गुप्त, आपको भाषा भी भारती। तो ये जो कम से कम शब्दों में बात कहने की जो कला होनी चाहिए, ये श्रीकांत जी में भी दिखाई देती है। वो इसलिए वो पत्रकारिता से आए थे, नई दिशा। बिलासपुर में उन्होंने और नया खून में लिखते थे, जिसका संपादन मुक्तिबोध कर रहे थे। फिर उसके बाद सारथी में लिखा, फिर उसके बाद आए तो भारतीय श्रमिक में लिखा, फिर कृति का संपादन किया, फिर फ्रीलांसर रहे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि वो जितने अच्छे कवि थे, जितने अच्छे गद्यकार थे, जितने अच्छे पत्रकार थे, उतने ही अच्छे अनुवादक थे। उन्होंने जो अनुवाद किए हैं, आप उनके अनुवादों को देखिए। एल्वेक्सर वर्क की कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया है। आप पिकासो, ये क्या नाम है, दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण, नेरुदा का अनुवाद उन्होंने किया है, और रूस के बहुत, मैकोवेस्की की कविताओं का अनुवाद किया है। अनुवाद के भी बहुत विपुल अनुवाद। अच्छा, उन्होंने अनुवाद, मैंने कहा इतना अनुवाद आप कैसे, तो उन्होंने कहा भाई मैं उस समय तो बेरोजगार था, तो जहां मुझे काम मिल गया कुछ अनुवाद का, तो मैं अनुवाद का काम करता था। हिंदी में कम लोग हैं, कम कवि हुए हैं जो जितने अच्छे कवि हैं उतने ही अच्छे अनुवादक हैं। आप देखिए विष्णु खरे को, जितने अच्छे कवि, जितने अच्छे पत्रकार, उतने ही अच्छे अनुवादक। स्वयं अशोक जी, अच्छे कवि, अच्छे अनुवादक। ये मतलब श्रीकांत जी को याद करने का एक मतलब ये भी है कि आप में लेखी हुनर होना चाहिए। आप कहने के लिए लेखक, कवि, चिंतक नहीं है, आप वस्तुतः उस जीवन को जी रहे हैं। उन्होंने लिखा है एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे दिन और रातें रही हैं जहां मैं भूखों सोया हूँ। कई बार मैं एक बार ज़्यादा खाना खा लेता था
तो 2-3 दिन चल जाता था मेरा। 10 साल बेरोजगार जीवन, 1956 से लेकर के 64 तक श्रीकांत जी फ्रीलांसिंग करके दिल्ली में मिनी माता के एक बरसाती में रह रहे थे। उस दौर के लोगों को आप, अब तो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, उनके मित्रों की दुनिया आप देखिए, इतनी विविधता, अमर सिंह, मुक्तिबोध, पारसाई, ये सब लेफ्ट के। फिर विश्वनाथ त्रिपाठी, देवीशंकर अवस्थी, हिम्मत शाह। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि वह उस दौर के अकेले कवि हैं 60s के बाद के, जिन्होंने कविता को और साहित्य, कविता को अन्य कलाओं से जोड़ा। जैसे उन्होंने हिम्मत शाह के चित्र को की मूर्त शिल्प को देख करके एक कविता लिखी है। आप ये देखिए, उन्होंने पिकासो पर जो लेख लिखा है उसको देखिए, फिल्मों पर जो लेख लिखे हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू किए हैं। 20वीं शताब्दी के अंधेरे में जो किताब है वो सिर्फ इंटरव्यूज की किताब है। आप देखिए कि उसमें जिन बड़े बड़े कवियों से, लेखकों से, विचारकों से, उसमें एक व्यक्ति अभी जीवित है, नोम चॉम्स्की का उन्होंने जो इंटरव्यू लिया है, अभी जीवित है वो इंटरव्यू पढ़ा जाना चाहिए, जिन्होंने गांधी की अर्थव्यवस्था के लिए भारत को महत्वपूर्ण माना है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, श्रीकांत जी बाद के दिनों में, अपने समय में वह एनार्किस्ट रहे हों, लेकिन बाद में वह बड़े गहरे आस्तिक हो गए थे। मैंने कहा, इसका आपने तो एक बार लिखा था कि 1940 के बाद जो है भारतीय संस्कृति को शिव के धनुष की तरह मैंने तोड़ दिया है, आपने एक जगह लिखा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मगध में आते आते आप जो है, आपकी कविताओं का स्वर बदल गया है, और उसमें आपकी पहली ही कविता नांदी पाठ जो है, जिसमें आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आपने जीवन दिया है तो मैं कुछ कर सकूं, इसके लिए मुझे आप मार्ग सुझाइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि ये उन्हीं के वर्ड हैं। इस सारी दुनिया को मैं 7 बार घूम चुका हूँ, और मैंने पाया कि भारत जैसा महान देश सचमुच कोई नहीं है। और भारत में महानता इसलिए भी है कि जो भारतीय समाज की स्त्री है, उसका भी कोई जोड़ दुनिया में नहीं है। और उसमें भी उन्होंने कहा कि भारतीय स्त्री में भी जो माँ है, दुनिया में आप इसका तो कोई भी रूप नहीं देख सकते हैं जो भारत की माँ का रूप है। इसलिए हमारी जन्मभूमि को माँ कहा गया है। तो ये गंगा पर अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही उन्होंने, गंगा सिर्फ तुम एक स्मृति प्रवाह हो, वो पढ़ा जाना चाहिए। उसका पुनरुत्थानवाद से कोई उसका लेना देना नहीं, लेकिन गंगा एक ऐसी नदी है, और कवि का, एक लेखक का क्या रिश्ता हो सकता है। आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने गंगा को याद किया है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गंगा के बारे में जो लिखा है, और तीसरे श्रीकांत जी ने, क्योंकि बिलासपुर के पास एक नदी है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अरपा। हाँ, जी। तो अरपा के किनारे में पैदा हुआ ये आदमी था, और मैं तो गोरखपुर का हूँ। मैंने कहीं लिखा है कि ये पुर जो है बिलासपुर में भी है और गोरखपुर में भी है। तो कुछ जुड़ाव मेरा कैसे हो गया। दिल्ली में तो बहुत वर्षों तक रहने के दौरान लोग कहते थे कि आप मध्य प्रदेश के हैं। हमने कहा जी नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ। नहीं, आप तो मध्य प्रदेश के ही हैं, आप मध्य प्रदेश में सब लोग। तो एक लगाव पैदा हुआ, और शायद इसलिए कि युवकों को श्रीकांत जी ने एक बड़ी जबरदस्त चीज थी
इसको कह सकते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद जान जाते थे कि आप क्या चाहते हैं। जब मैं उनसे पहली बार मिला और फिर दूसरी बार और तीसरी बार जब मिला तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं हुई। उन दिनों वो परीक्षा साप्ताहिक निकाल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप कल से वहाँ ज्वाइन करिए। और रोज मैं उनसे मिलता था और उन्होंने मुझे जीवन में जो जीने की सलाह दी और दिल्ली जैसे महानगर में रहने की जो, क्योंकि मैं कस्बाई और ग्रामीण पृष्ठभूमि से गया हुआ युवक, हर चीज मेरे लिए अजूबा, और मेरा मन होता था कि मैं आज दिल्ली तुरंत यहाँ से चलूँ, वैशाली पकड़ लूँ। लेकिन श्रीकांत जी जो है मुझे कहे कि ये देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर है जो पहले तो ये फेंकती है, महासागर है, ऐसे बोलते थे। ये एक महासागर है, इसमें आप आ गए हैं तो पहले तो ये फेंकता है, आपको पटना पहुंचा देगा, गोरखपुर पहुंचाएगा, आप कहे जाओ यहाँ से। लेकिन जब इस महासागर में आप रमने लगेंगे तो ये आपको खींच लेगा, आप उससे निकल नहीं सकते। अर्पण जी कह रहे थे कि मैं 17 साल रहा, अब आप सोचिए इनके भीतर 17 साल दिल्ली है, 22 साल मैं रहा हूँ, और श्रीकांत जी तो बहुत लंबे समय तक, आखिरी वक्त तक दिल्ली में रहे। हालांकि दिल्ली किसी की हुई नहीं, न गालिब की हुई और न किसी की हुई। चलो तो मेरा ख्याल है कि श्रीकांत जी के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग और कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर उन्हीं की पंक्ति को दोहराता हूँ, जो मुझसे नहीं हुआ वो मेरा संसार नहीं, जो है वही मेरा जीवन है। अर्पण जी कह रहे थे कि इसमें स्वीकारोक्ति है और ये यथार्थ भी है जीवन का। तो श्रीकांत जी जो है उन्होंने कहा ना कि मैं अपनी करतूतों का दरोगा हूँ, नहीं मैं रोजनामचा हूँ, मुझ में मेरे अपराध हूबहू दर्ज हैं, मर्ज है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद त्रिपाठी जी, समय निकालने के लिए और इतने सघन ढंग से और इतने कोणों से श्रीकांत वर्मा जी को याद करने के लिए। आज मित्रों, उनके कई पक्षों पर चर्चा हुई और कई ऐसे जो इनके अपने बेहद निजी अनुभव हैं, दशकों के जो जुड़ाव हैं, वह सब आज के इस वक्तव्य में परिलक्षित हुआ। और बगैर किसी विशेष तैयारी के, बगैर किसी पर्चे के इतनी देर तक धारा प्रवाह बोलना भी आसान नहीं है, मगर अरविंद त्रिपाठी जी के भीतर श्रीकांत वर्मा इतने गहरे धंसे हुए हैं कि हम देख पा रहे हैं कि वे अभी और कितनी देर तक बोलते चले जा सकते हैं। मगर समय की सीमा है, इन्हें हम कभी और सुनेंगे और कुछ और पक्षों पर इनसे जरूर बातचीत होगी। अच्छा लगा कि आपने आज समय निकाला, एक बार पुनः शुक्रिया। और मित्रों, आप सभी जानते हैं कि श्रीकांत वर्मा जो संचयिता है, जिसका काम लेखक संपादक उदयन वाजपेयी जी ने किया, वह भी एक बेहद महत्वपूर्ण काम है। तो उसकी भूमिका की कुछ एक पंक्तियां पढ़ता हूं। उदयन जी लिखते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा सा एक शीर्षक दिया है, स्वभाव की तलाश। तो स्वभाव की तलाश के बहाने वे उदयन कैसे श्रीकांत को तलाशते हैं, इसको सुनते हैं स्वयं उदयन वाजपेयी जी के शब्दों में। वे लिखते हैं, श्रीकांत वर्मा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के संभवतः सबसे ऊर्जस्वित लेखकों में हैं। वे मूर्धन्य कवि हैं, सटीक कहानीकार हैं और अनोखे उपन्यासकार। वे उन बिरले कवियों में हैं जिन्होंने अपने भीतर से होकर बहती पिघले लोहे सी काव्य धारा को पूरे धीरज से सहा और उसे बिल्कुल नए काव्य विन्यासों में ढाला। यह भी सच है कि कई बार इस पिघले लोहे के से काव्य आवेग ने उन्हें धीरज बरत सकने का अवकाश नहीं दिया, या शायद अपने घुमड़ते काव्य आवेग के आगे कवि का धीरज निष्फल हो गया। लेकिन तब यह काव्य आवेग या काव्य संवेदन
उन्हीं की कविताओं के सुघड़ विन्यासों के आसपास यहां वहां चिंगारियों की तरह बिखर गया। शायद इसीलिए उनकी कविताएं उनके काव्य संयम और काव्य असंयम का विलक्षण साक्ष्य और फलन है, उनके धीरज और उनकी हड़बड़ी दोनों का पारदर्शी अंकन। और वे उनकी एक कविता कोट करते हैं, मैं उसको पढ़ता हूं। मैं उठता हूं और उठकर खिड़कियां, दरवाजे और कमीज के बटन बंद कर लेता हूं। मैं उठता हूं और उठकर खिड़कियां, दरवाजे और कमीज के बटन बंद कर लेता हूं और फुर्ती के साथ एक कागज पर लिखता हूं, मैं अपनी विफलताओं का प्रणेता हूं, मैं अपनी विफलताओं का प्रणेता हूं। तो यह जो बात है जो आज हमने अरविंद त्रिपाठी जी की के वक्तव्य में भी सुना कि किस तरह वे गहरे आत्म साक्षात्कार के कवि हैं। उन्होंने श्रीकांत वर्मा की डायरी से भी कई पंक्तियां उद्धृत की। और क्रांति की बात तो अपनी जगह है, मगर उससे भी बड़ी बात स्वयं अपने आप को पहचानने की बात, स्वयं अपने भीतर के जो तमाम उद्वेग हैं, जो तमाम जो कहिए कि असमंजस हैं, उसको वे उठाते हैं। एक कविता मैं यहाँ पर रखता हूँ, मैं नाम से ही है श्रीकांत वर्मा की। वे लिखते हैं, मैं एक भागता हुआ दिन हूँ या रुकती हुई रात, मैं नहीं जानता हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी सांझ या ढूंढ रहा हूँ अपना प्रात। तो ये जो बड़ा कवि है, एक बड़ा लेखक है, वह कैसे निरंतर स्वयं को तलाश रहा होता है और उस तलाशने में समाज कई कई रूपों में उसके भीतर परिव्याप्त हो जाता है। वह समाज से अधिक कहीं अपने भीतर की यात्रा करता है और उस यात्रा में निश्चय ही समाज के साथ जो उसके अपने संघर्षण है वह भी उपस्थित हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद त्रिपाठी जी। धन्यवाद सभी मित्रों को, धन्यवाद, नमस्कार कि हम लोगों ने आज श्रीकांत जी को गोरखपुर में याद किया। जी, वे हमेशा अपने शब्दों में हमारे बीच रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि कभी किसी और अवसर पर हम उन पर कुछ और कार्यक्रम कर सकेंगे। हमें अच्छा लगेगा, हम स्वयं समृद्ध हो सकेंगे। शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, धन्यवाद।